Hello, 11th class student. Today we are going to start the revision classes for 11th class, okay? And today the first topic will be motion in one dimension, and this topic is very easy and you know better it, okay? So देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है रिवीजन क्लासेज. पहले तो है ये रिवीजन क्लासेज और यहाँ पर टॉपिक है आपका मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है ना, मोशन इन वन डायमेंशन. सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है y x, ठीक है ना, और z एक्सिस कम, ये देयर आर थ्री एक्सिस टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स. ठीक है ना, ठीक है, ओके. सो मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल यहाँ है, इसकी कोऑर्डिनेट है, लेट दिस इज z एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, हियर ऑब्जर्वर इज सिटिंग एंड द कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1. ठीक है ना, ये तीन कोऑर्डिनेट है. सपोज करिए कि थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो क्या देख रहे हैं आप कि जब ये यहां से यहां गया तो क्या चेंज हुआ इसका? केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुआ, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ. सो ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेस. ठीक है ना, ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेस, y एंड z आर कांस्टेंट. ठीक है ना, this motion is called one dimensional motion. This motion is called one dimensional motion. ठीक है बच्चा, ऐसे मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं. आप कहते हैं कि सर ऐसे ही कोई जरूरी थोड़े है, इधर जाता, यदि इधर जाता तो ओनली y कोऑर्डिनेट विल बी चेंज, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा. एंड यदि इधर जाता तो ओनली z कोऑर्डिनेट विल बी चेंज, तो दिस विल बी द आल्सो वन डायमेंशनल मोशन. तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि इट इज दैट मोशन इन विच ओनली 1D मोशन is that in which only one coordinate changes continuously with respect to time. ठीक है ना बच्चों, one dimensional motion is that in which only one coordinate changes continuously with respect to time. Clear है, मे बी x कोऑर्डिनेट, मे बी y कोऑर्डिनेट, मे बी z कोऑर्डिनेट, कुछ भी हो, तीनों में कोई भी वो, मतलब देयर आर थ्री पॉसिबल पाथ फॉर मूविंग ए पार्टिकल अंडर वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है ना, क्लियर है, राइट है. अब वन डायमेंशनल मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको जानना पड़ेगा हमको कि भाई जैसे मान लिया कोई बॉडी, पहला पैरामीटर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो मान लिया जाए सपोज दिस इज द x एक्सिस एंड हियर इज द ओरिजिन, सपोज ए पार्टिकल एट टाइम t1 हियर एंड x1 and time t2 here, x2. ठीक है ना, तो what is the distance and what is displacement in one dimensional motion?
तो यू कैन राइट हियर कि डिस्टेंस कैन बी रिटन एज बराबर, इसको एस कह लीजिए, बराबर x2 माइनस x1, change in x coordinate, and displacement is equal to, it is a vector quantity, and this is equal to x2 minus x1 I cap, अंतर्गत दोनों का मैग्नीट्यूड, देयरफॉर यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस जो है इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है डिस्टेंस का, ठीक है। फॉर अदर केस, फॉर जनरल केस यदि लीजिएगा तो बात बदल जाएगी। फॉर जनरल केस यदि देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फॉर ए जनरल केस, जैसे मान लिया ये बॉडी है और ये यहाँ T1 पर था और ये यहाँ से यहाँ आ गया एट T2 पर, ठीक है। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और यहां पर डिस्टेंस का मतलब हुआ पाथ लेंथ, और यहां के लिए डिस्टेंस जो है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो जनरल बातें हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सही है, क्लियर है। सो इन वन डायमेंशनल मोशन वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ इन वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस x2 माइनस x1 हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी x2 माइनस x1 हुआ। इफ मूविंग इज कंटिन्यू इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यदि मूविंग वापस न लौटे बॉडी तो ये बात होगा, ठीक है ना। इस पर सवाल भी बनाएंगे हम, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन पहले इतना बात समझ में सबको आना चाहिए कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। एक छोटा सा सवाल देखिए यहाँ पर, सिमिलरली velocity and speed in one dimensional motion. क्या होगा वेलोसिटी एंड, जानते ही आप दो तरह का वेलोसिटी, दो तरह का स्पीड होगा। ये दो तरह का होगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। स्पीड भी दो तरह का होगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सो एवरेज वेलोसिटी in one dimensional motion, average velocity in one dimensional motion, in one dimensional motion, average velocity बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। मतलब डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकल जाएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, तो ये सीधा dx बाई dt हो जाएगा, नहीं बच्चों, डिफरेंशिएट करने से। अब रही बात स्पीड का, तो स्पीड में भी यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा जाए तो ये dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब दोनों बातें एक हो जाएगी। एंड दिस इज द एवरेज स्पीड यदि कोई पूछे,
तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से निकालना पड़ेगा, डेल S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो एक बात नोट करने वाला है कि कहीं भी वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है ना। वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्पीड के बराबर होगा। अब सही है ना, क्लियर है ना, राइट है। तो ये दो बातें हो गया। तीसरा, इसमें जो पैरामीटर, हमें 3 पैरामीटर जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम जानते भी हैं और बहुत बेसिक पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर के बिना हम मोशन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो दैट इज़ द बेसिक पैरामीटर। तो तीसरा जो पैरामीटर है एक्सेलरेशन। वेक्टर है ये, और किसका रेट है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की यदि बात करें, सो एक्सेलरेशन एवरेज यदि निकालना है तो v माइनस यू बाई टी इन वन डायमेंशनल मोशन। जनरल इक्वेशन तो इसका ये हो जाएगा, बट इन वन डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखोगे? एक्स एवरेज बराबर वी एक्स माइनस यू एक्स बाई टी। ये हो गया ना। एंड नाउ द a equal to dv by dt मतलब d2x by dt स्क्वायर। देखिए, ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, और वेलोसिटी चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो ये इट इज़ द वेरी बेसिक थिंग्स एंड यू नो ऑल। ठीक है ना। तो ठीक है, आप आगे देखो इसका। अब यहाँ से देखो, एक सवाल देखो। देखो बच्चों, सवाल यहाँ से प्रॉब्लम पूछेगा कि सपोज द एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज एज the x coordinate of a particle varies as x equal to 4 minus टी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से वेरी कर रहा है। अब आपसे कोई कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस
and displacement in t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन और ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आया हुआ IIT का सवाल है ये। ठीक है ना, कितना आसान सा सवाल है, आप इसको समझ लो तो बात बन जाएगी आपकी, आप समझ जाओगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, मान लिया t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 के बीच में, तो देखो यहाँ पर ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। तो t इक्वल टू 0 पर x क्या है? एट t इक्वल टू 0 द x कोऑर्डिनेट इज 4, मतलब पार्टिकल यहाँ है 4। ठीक है, दूसरी बात है कि t इक्वल टू 0 पर तो ये यहाँ है, लेकिन अभी जाएगा किधर, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो चूंकि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल टू माइनस 2t, क्लियर है? तो मतलब एक तरह से ये किधर जाएगा, ये जाएगा -2t है, तो t इक्वल टू 0 पर तो -2 इसका स्पीड है, मतलब ये निगेटिव इधर जाना चाहेगा, इधर जाएगा। अब इधर जाएगा तो अब ये देखना है कि t इक्वल टू 4 पर ये कहाँ होगा, ये ओरिजिन है आपका। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड x कोऑर्डिनेट इज 0, नहीं, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द x कोऑर्डिनेट इज 0। सो मतलब t इक्वल टू 4 पर तो यहां आ जाएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड द x कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, नहीं, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द x कोऑर्डिनेट इज 4 माइनस 16 बराबर -12 मीटर, -12 मीटर, मतलब यहां हो गया। ठीक है, -12 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि ये जो यहां से चलते गया है, ठीक है ना, ये चलते गया है, चलते गया, इसकी वेलोसिटी 0 कहां पर हो जाएगा? ठीक है, x इक्वल टू -12 मीटर, इसका वेलोसिटी तो कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी एक तरह से लगातार है, लगातार चेंज हो रहा है। तो लगातार चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू 4 पर 1 से -12 मीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देखिए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 और 4 16, 16 मीटर आंसर। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू also 16 मीटर। ये दोनों चीजें यहां से निकल गई, लेकिन थोड़ी सी इस क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, तो उनसे गलती हो जाएगी। यदि थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर दिया जाए तो कैसे चेंज कर दिया जाए? देखो इधर, जैसे मान लिया प्रॉब्लम को ये लिख दिया जाता कि इफ x कोऑर्डिनेट वेरीज एज t स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है? और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगा कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y है, ये -x है। ध्यान दीजिएगा, अब प्रॉब्लम आ जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? 0 पर है, मतलब यहां है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 0 पर यहां है, t इक्वल टू 2 पर कहाँ है? ये देखिए, t इक्वल टू 2 पर देखिए कहाँ है, तो t इक्वल टू 2 पर होगा एट t इक्वल टू 2, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 4, मतलब यही होगा। दोनों ही हाल में यही होगा पार्टिकल। इसका मतलब कि पार्टिकल यही था 0 पर और t इक्वल टू 2 पर भी यही है। तो देखो बच्चों, तो इसका मतलब कि क्या पार्टिकल रेस्ट में रहा है? नहीं, रेस्ट में नहीं रहा। इसकी वेलोसिटी का देखो तो स्पीड हो जाएगा 2 माइनस 2t, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी विल बी 0 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी। पहले तो ये देखो कि 0 से जैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे ही 0 से आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में गया है। ठीक से देखो, यहां पर जैसे ही ये टर्म t से 0 से आगे बढ़ेगा, मतलब 0 से 0.5 होगा, ठीक है ना, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, मतलब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। 0 कहां होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 0 होगा। यहां पर वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद 1 सेकेंड के ऊपर जाओगे तो नेगेटिव आने लगेगा, मतलब ये यहां से लौट जाएगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी x कोऑर्डिनेट क्या होगी? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी x कोऑर्डिनेट हो जाएगी 2 माइनस 1, मतलब 1 मीटर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। मतलब बॉडी यहां से यहां, यहां से यहां आया है, तो यहां से यहां गया है 1 मीटर, और यहां से यहां आया है 1 मीटर, मतलब 2 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस बराबर 2 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट तो चूंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे सवाल बनाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ the next scope of one dimensional motion we are going to discuss दूसरा स्कोप ये है कि जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन इन वन डायमेंशन। बच्चों यहाँ पे जो फार्मूला हम देंगे, जैसे मान लिया काइनेमेटिकल इक्वेशन जनरली यूज करेंगे, तो इन वन डायमेंशन में मान लिया लेट मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो Vx होगा। यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए काइनेमेटिकल इक्वेशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है ये इन वन डायमेंशन। तो द फर्स्ट इक्वेशन इज Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, this is very redound equation. The second equation is Vx square equal to Ux square plus 2AX into x. This is the second equation. And now the third equation is x equal to Uxt half AXT square. This is the third equation. ठीक है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें Vx फाइनल वेलोसिटी है, Ux इनिशियल वेलोसिटी है, Ax इज द एक्सेलरेशन है, T जो है टाइम है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से हम आगे, इस पर भी सवाल बहुत सारे आते हैं तो हमें बनाना पड़ता है। ठीक है,
तो ये 3 इक्वेशन हो गए। अब जो इक्वेशन थोड़ा सा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रखने से प्रॉब्लम जल्दी बन जाता है, वो इक्वेशन क्या है भाई? वो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन nth सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन nth सेकेंड। इन nth सेकेंड x कोऑर्डिनेट इक्वल टू u प्लस ux प्लस x बाई 2n माइनस 1, ये हो जाएगा ना, ऑलरेडी डेराइव्ड। एंड द थर्ड इज कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ux प्लस vx बाई 2। तो एक तरह से ये तीनों इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री इक्वेशन है, आप इसको याद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सवाल उससे भी बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये ux प्लस vx बाई 2 होता है एवरेज वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पर आता है, गैलीलियो लॉ आता है। वो आता है क्या कि इन इक्वल टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट x1 x2 x3 so इक्वल टू 1:3:5:2 इस तरह से होता है। तो ये गैलीलियो का रिसर्च किया हुआ, ये गैलीलियो द्वारा खोजा गया रिजल्ट है, ये गैलीलियो रिजल्ट है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इन चीज़ों को भी आप, इतने चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो सवाल यहाँ से बनेगा। देखिए मैं सवाल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल देंगे। मान लिया ये कार है जो स्टार्ट करता है मूविंग विथ ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ए कार स्टार्ट मूविंग, एक कार स्टार्ट मूविंग विथ ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड with constant acceleration, ठीक है ना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, फाइंड पहला वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। दूसरा पूछेगा आपसे डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। ओके, नाउ तीसरा पूछेगा आपसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, ठीक है ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछेंगे, आप इस सवाल को बना सकते हैं। पहले तो यहाँ समझना पड़ेगा आपको कि चूंकि एक्सेलरेशन निगेटिव दिया है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब एक तरह से इधर एक्सेलरेशन है, इधर है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, मतलब
अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन, ठीक है ना। तो ठीक है, पहला सवाल बनाएंगे, वेलोसिटी है 2 सेकेंड, पहले एक्सेलरेशन तो v इक्वल टू ux प्लस xt होता है। तो ux कितना है बच्चों, ये हमारा x एक्सिस है, तो हो गया 40 माइनस 4 इंटू t, कितना हो गया बच्चों 32 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। क्लियर है, वेलोसिटी निकल गया, पॉजिटिव आया, क्लियर है, राइट है, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, सो इज इक्वल टू ut 40 इंटू ut माइनस हाफ 4 टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ 400 आ गया, माइनस 200 आया, बराबर 200 मीटर, ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। तीसरा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड यदि निकालना है तो 10 सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का मतलब 0 से 1 होता है, 0 से 1 को हम लोग फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड। 1 से 2 को हम लोग सेकेंड कहते हैं, ठीक है ना। तो 9 to 10 को हम लोग 10th कहेंगे, ठीक है। तो मान लिया जो बच्चा फार्मूला नहीं जानता है वो भी इस सवाल को बना लेगा, बेसिक्स से बना लेगा, 10 सेकंड में निकाल लेगा डिस्टेंस, 9 सेकंड में निकाल लेगा, दोनों को माइनस कर लेगा तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला से भी बना सकता है, कैसे देखते हैं। Now the third question can be solved by 2h, ध्यान दीजिएगा। पहला वे तो ये हो गया कि भाई थर्ड क्वेश्चन को बनाना है तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड, इन 9 सेकेंड एस बराबर कितना हो गया, ut 40 इंटू 9 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये ठीक है, 360 माइनस 2, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो तो, 360 में से 162 गया, मतलब 200, 188 हो गया, ठीक है ना। 8 2 10 की 0 हाथ में लगा ले, 8 2 10 की 0 हाथ में लगा ले, 198 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ इन 10 सेकेंड क्या होगा, एस ये 1:2 बराबर कितना होगा बोलो बच्चों, हो जाएगा 40 इंटू 10 मतलब 400 माइनस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर 200 मीटर। सो इन 10 सेकेंड हो जाएगा एस बराबर S2 माइनस S1 मतलब 200 माइनस 198 बराबर 2 मीटर। यहाँ से आंसर आ गया। ये बिना फार्मूला यूज किए हुए बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन से सवाल को हमने बनाया है, लेकिन आप यदि फार्मूला यूज करेंगे तो भी सवाल बनेगा। भाई फार्मूला से क्या होगा, यही है ना, कितना हो जाएगा ux कितना होगा बच्चों,
40 हुआ -4/2 2n - 1 मैंने 20 - 1 कितना हुआ 40 -2 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीका से सवाल को बना सकते हैं और बेसिक मेथड है और ये वाई फार्मूला है। फार्मूला याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि फार्मूला से आप सवाल बनाएंगे तो आपके सवाल जल्दी बन जाएंगे और नीट में ज़्यादा टाइम होता नहीं है, इसलिए फार्मूला रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों? ओके, नाउ जाओ बच्चों, now we are going to discuss the next things like कि how to apply the kinematical equation under gravity। नहीं, ग्रेविटी के अंदर में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और आप कोई बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन वाई से, तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -g कांस्टेंट है। तो ऑल द इक्वेशन आर वैलिड। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी सारे इक्वेशन रिपीट हो जाएंगे, केवल एक ही जगह -g आ जाएगा। तो Vy = Uy - Gt इक्वेशन 1 हो जाएगा। Vy² Uy² -2g Hy, ठीक है ना? सो तीसरा हो जाएगा y = Uyt -12g t²। ये 3 इक्वेशन रेनाउंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा बात है कि जब ये ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं तो नीचे की ओर है। हाँ, यदि आप कहते हैं कि सर हम इस तरह से बात करेंगे कि ये अर्थ है, ये बिल्डिंग से ये बॉडी को ड्रॉप किया गया ui से, तो क्या इक्वेशन होगा? तो ऑल द इक्वेशन रेस्पेक्टिवली सिर्फ a बराबर हो जाएगा +g, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का काम, यहाँ रिटार्डेशन होगा, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ के लिए आप लिख सकते हैं Vy = Uy + Gt एंड Vy² = Uy² +2gy and y = Uyt ½ g t², ये आएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब जो प्रॉब्लम आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि यदि आप यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, मान लिया u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो आप, ui को हम u कहें, तो मैक्सिमम हाइट जो होगा, मतलब जहाँ पर ये आके यहाँ आके 0 हो गया v, सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट। तो h मैक्स जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, a² + 2s होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकालोगे, लेकिन वो टाइम लगेगा। आप डायरेक्टली याद रखो √अंडर, ये देखो v² = u² -2gh, डायरेक्ट यहाँ h = u² / 2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट हुआ। सही है ना? यदि टाइम ऑफ एसेंट निकालना हो, ये तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, और ये कितना होता है? √2h/g/2 होता है। सही है ना? मतलब यदि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो होता है √2h/g। सही है ना बच्चों? क्लियर है? राइट है? ओके। तो
तो मोशन अंडर ग्रेविटी पर भी सवाल आप बना सकते हैं, यहाँ से भी सवाल आता है और ठीक ठाक सवाल आता है, तो आपको यहाँ भी सवाल बनाना चाहिए, यहाँ भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें कुछ है नहीं, आसान है और क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के वजह से नया आ जाएगा और वो प्रैक्टिस करने से बात होगी। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई पूछ रहा है, एक प्रॉब्लम दे रहा हूं कि a body is projected from earth surface with a speed I don't know, with any speed x u unknown है, ठीक है ना, and at t1 and t2 it passes through a height h, it passes through height h at time t1 and t2, ठीक है ना, at time t1 and t2, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट। ये सवाल एग्जाम का आया हुआ सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। यू इज नॉट गिवन, I think this is not given, not given। तो बच्चा लोग ये h हाइट पर कह रहा है, मतलब कि ये h हाइट पर ये t1 पर ऐसे जा रहा होगा और t2 पर ऐसे आ रहा होगा। इस प्रॉब्लम में यही दिया, ये भी दिया होना चाहिए कि t2 इज ग्रेटर देन t1, ये गिवन होना चाहिए ताकि लोग समझ सके कि किस में नीचे आ रहा है, किस में ऊपर जा रहा है। तो एक तरह से इसको यहाँ से ऐसे आने में जो टाइम लगा वो लगा t2 माइनस t1। क्या लगा? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज द इक्वल टू, मान लिया दिस हाइट इज h नॉट, ठीक है ना। So 2h by, so t2 माइनस t1 बराबर रूट अंडर 2h नॉट बाई g। इसी को आप नया हॉरिजेंटल प्लेन, न्यू हॉरिजेंटल प्लेन ले लीजिए। तो न्यू हॉरिजेंटल प्लेन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ t2 माइनस t1 हुआ, राइट अंडर 2h नॉट बाई g हो गया। सो ठीक है, यहाँ पर तो h नॉट का वैल्यू निकल गया। सो h नॉट इक्वल टू g t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये h नॉट का वैल्यू आ गया। अब आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है, तो जब मैक्सिमम हाइट h हाइट की बात हो रही है, सो h मैक्स जो हो गया, h मैक्स जो हो गया, सो h मैक्स इक्वल टू h प्लस h नॉट, और h तो गिवन है, प्रॉब्लम का डेटा है। सो ये h प्लस जी इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो आप समझ गए। तो इस तरह से सवाल आपको बनाना पड़ेगा, तब जा कर के चीज़ें होगी, और ये चीज़ें आपको आ जाएगा क्योंकि आसान सा चैप्टर है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है वो आ जाएगी समझ में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि ये बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इट ट्रेवल्स इन, देखिए ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना।
A body start moving with constant acceleration. It travels 20 meter in first 3 सेकेंड. ठीक है ना, ठीक है ना. So find distance traveled in t equal to 6 to 9 सेकेंड. तो देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको सवाल यदि बनाना है तो आप देखेंगे कि भाई 6 टू पहले 20 मीटर डिस्टेंस फर्स्ट 3 सेकेंड में ट्रेवल किया. ठीक है. नाउ अगला 3 सेकेंड में, उसके अगला 1 into 3 to. सो गैलीलियो लॉ से आप बना सकते हैं कि S1 0 to 3 सेकेंड 20 मीटर एंड 3 to 6 सेकेंड 60 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1:3:5 में जाता है. सो 6 to 9 सेकेंड ये आ जाएगा 100 मीटर. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सही है ना, क्लियर है. आप इसको यदि फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला से बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बहुत आसानी से ये बन जाएगा आपका. ऐसे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन फार्मूला से बनाएंगे तो ये आपका फार्मूला से बनाने में काफ़ी टाइम ले लेगा. जैसे a body start moving with continuous acceleration. It travels 20 meter in first 3 seconds. So 20 equal to half a t square 9. So a बराबर 40/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो यदि आपको निकालना है कितना 6 to 9 सेकेंड, तो इन 9 सेकेंड S1 बराबर हाफ AT स्क्वायर सही है. एंड इन 6 सेकेंड हाफ अस्सी मीटर. तो नाउ S बराबर S1 माइनस S2 100 मीटर. आ गया ना. देखिए, सो फ्रॉम गैलीलियन लॉ इट जस्ट 1:3:5:7 इस तरह से सवाल को आप बनाएंगे. ठीक है ना. और इस तरह से आपका सवाल बनता चला जाएगा. आसान सा टॉपिक है, आप जानते हैं. एक लास्ट चीज़ बताने जा रहे हैं, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी. और रिलेटिव वेलोसिटी आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा उधर झाड़िए तो. ठीक है. ठीक है.
नाउ रिलेटिव वेलोसिटी का यदि बात करें, इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी मान लिया ये कोई बॉडी है, तो दो ही केस हो सकता है, या तो ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, या तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सेम डायरेक्शन में यदि निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 बराबर v1 माइनस v2, एंड वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बराबर v2 माइनस v1। ये केस 1 हो गया सेम डायरेक्शन के लिए। यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, यहाँ थीटा 0 है, दोनों के सेम डायरेक्शन में, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन। यही दो बातें हो सकती है ना वन डायमेंशनल मोशन में, और कोई बातें तो हो नहीं सकती। तो मान लिया ये वन पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है v1 से, और ये 2 है जो इधर आ रहा है v2 से। तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 बराबर v1 माइनस v1 माइनस v2। माइनस का मतलब अपोजिट टू x डायरेक्शंस, ठीक है। एंड v21 बराबर v2 माइनस v1। तो एक तरह से v12 और v21 बराबर है, तो v12 बराबर माइनस v21। यहाँ से भी सवाल पूछेगा, और वो सवाल भी आपको देखना पड़ेगा, और ग्राफिकल इक्वेशन है उसमें भी आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये एक रोड है, यहाँ से ये कार जो है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, दिस इज टर्न। एक कार पासेस थ्रू 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से ये पास कर रहा है, कांस्टेंट, ठीक है ना। और एक जो बाइक है वो इसको पीछा कर रहा है। ए बाइक इज क्रॉसिंग द टर्न आफ्टर, ए बाइक इज विल क्रॉस टर्न after 4 seconds, 4 second, after 4 second, 4 second passing, crossing the turn, 4 second after 4 second after crossing कार, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा हाउ लॉन्ग विल कार विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग बाइक टेक टू कैच कार with reference to turn, ठीक है ना, and total distance. The distance used to catch car from turn. ठीक है ना बच्चों, ये दो सवाल हमने आपके लिए लिखा है। ये सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं। तो ये जो कार इस टर्न से पास कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बाइक कितने टाइम बाद आ रहा है? 4 सेकंड बाद आ रहा है। तो 4 सेकंड बाद आ रहा है, तो ये टर्न है, तो जब यहां बाइक आया तो कार यहां से कितना आगे चला गया था? कितना आगे चला गया था? 4 सेकंड बाद बाइक आया है, तो 4 सेकंड में ये 40 मीटर आगे निकल चुका है। मतलब ये 40 मीटर का फासला है, सेपरेशन है, जब ये वहां पहुंचा है तो, ठीक है ना। जब बाइक यहाँ पहुंचा है तो कार इससे 40 मीटर आगे है, ठीक है ना, क्योंकि 4 सेकंड तक वो चल चुका है। अब इस 40 मीटर का सेपरेशन खत्म कैसे होगा? तो यदि आप ऑब्जर्वर हैं और यहाँ खड़े हैं तो बाइक का स्पीड क्या देखेंगे? सो स्पीड ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू कार बराबर, वही बाइक में से कार को घटाना पड़ेगा, तो इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, तो बाइक का स्पीड कितना है? बाइक का स्पीड है 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू हो गया 40/10, मतलब 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वो कैच कर लेगा। ये 1 सवाल बन चुका आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन चुका, इसका आंसर निकल के यहाँ आ गया, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस कितना यूज्ड किया। तो 10 सेकेंड बाद जब कैच किया तो 10 सेकेंड बाद वो कितना चल जाएगा? 100 मीटर चल जाएगा। वो 100 मीटर चला जाएगा बाइक 10 सेकेंड में 20 200। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 20 इंटू 4 80 मीटर, ठीक है ना। सो 80 मीटर विल बी यूज्ड। तो यहाँ से भी सवाल आप बना लीजिएगा, ये भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन और यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक है। और ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था, ग्राफ तो आसान है और मैथमेटिकल हमने केवल आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ग्राफ के लिए, कि 2-4 चीज़ें आप ग्राफ के लिए याद रखिएगा बस खाली। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको कि y बराबर mx प्लस c यदि हो तो इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। यदि y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c हो तो ये पाराबोला होता है, ये मैंने बताया है आपको। और यदि x² प्लस y² इक्वल टू a² हो तो सर्कल होता है और रेडियस a होता है और सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होता है। लेकिन ऐसा मोशन हम पढ़ने तो जा नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ने जा रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो हमें तो केवल कैरेक्टर से मतलब है कि किस तरह का कैरेक्टर होगा। एंड ये x² बाई a² प्लस y² बाई b² यदि इक्वेशन हो तो ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ खींचिएगा। तो देखिए ग्राफ आपके पास जो होगा इन 1 डायमेंशन मोशन में,
आपका पहला ग्राफ होगा xt, ठीक है, दूसरा ग्राफ होगा vt, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ऐसे तो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन दीज आर टू द इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो xt ग्राफ में दो चीजें याद रखिएगा कि स्लोप, वेलोसिटी या स्पीड जो कहिए आप, ठीक है, ठीक है। और vt ग्राफ में स्लोप, एक्सेलरेशन एंड एरिया विथ साइन